什么事儿都没有发生。就出其不意。वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका स्वीट कॉमेट के 21 पार्ट में। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देखिए, फिर इस सीरीज का आनंद उठाइए। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि हुडी और सुनहाओ के बीच फाइट हो रही थी। हुडी ने सुनहाओ को बड़ी आसानी से अटैक कर दिया था और उसकी नाक से खून निकलने लगा था। अब उसके बाद क्या हुआ, फिलहाल ये हमको नहीं दिखाया जाता। अब इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि टूर्नामेंट फाइनल्स का दिन आ चुका है। कई कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ैंगजी कॉलेज आए होते हैं और अब फाइनल्स के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं। फेंग्यू, जाओमी, मिया, जियोफेंग और हुडी फाइनल्स पहुंच चुके हैं। इनके अलावा दूसरे कॉलेज का एक लड़का सिलेक्ट हुआ है जिसका नाम उजी है। तो कुल मिलाकर 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं और क्वालिफायर मैच गिव अप करने की वजह से सुनहाओ को सिलेक्ट नहीं किया गया है। पहला मैच जियोफेंग और जाओमी के बीच होगा और मिंग टैन जाओमी को फिर से याद दिलाता है कि जियोफेंग बहुत ही फास्ट है, लेकिन तुम्हारे जितनी स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। वो अपर बॉडी डिफेंस बहुत ही अच्छा करती है पर लोअर बॉडी डिफेंस में वो थोड़ी वीक है। इसलिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि तुम पहले अटैक मत करो, उसे अटैक करने दो और जब वो जरा थक जाएगी तब उसके लोअर बॉडी पर अटैक करो। अब ये सुनकर तीनों खुश हो जाती हैं कि यार जूनियर, तुम तो हम तीनों से एक्सपर्ट हो चुके हो। अब जियोफेंग और जाओमी रिंग के अंदर जाती हैं। अब ये लोग अंदर टीवी पर मैच देख रहे होते हैं। तब फेंग्यू की आंटी वहां पर आती है, यानी अंकल जी की पत्नी। वहां जियोफेंग जाओमी को जोर से अटैक कर रही होती है, जाओमी डिफेंस कर रही होती है। फिर एन वक्त पर जाओमी अपना अटैक शुरू करती है, लेकिन जियोफेंग भी एक एस रैंक के फाइटर है और वो खूब डिफेंड करती है। अब मौका पाते ही वो फिर से अटैक करने लगती है। अब यहाँ आंटी फेंग्यू से कहती है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे अंकल जी की कुछ फोटोज हैं। मैं तुमको फोटोज दिखाने आई थी। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तुम प्लीज मेरी मदद करो। फेंग्यू कहती है कि उस दिन तो आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था और उस दिन आपने जो कॉस्टली ड्रेस पहन रखी थी उससे तो लगता नहीं कि आपको पैसों की कमी है, और आज आप ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आ गई। इस पर आंटी कहती है कि तब मेरी सिचुएशन अच्छी थी बेटी, लेकिन आज मेरी हालत बहुत ही खराब है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। अब फेंग्यू किसी को कॉल करती है और आंटी के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ मैच बहुत ही सीरियस हो रहा होता है। इनकी जबरदस्त फाइट के बीच जाओमी मिंग टैन की बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है और जियोफेंग को उसी वक्त अटैक करती है जब उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो जियोफेंग को लॉक करके नीचे गिरा देती है और इस मैच की विनर है जाओमी। ज़ैंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स उसको खूब चीयर करते हैं और उसके फ्रेंड्स बहुत ही खुश होते हैं कि यस, वो जीत गई। यहाँ जियोफेंग को हॉस्पिटल लेके आते हैं और सुनहाओ उसकी देखभाल करने लगता है। जियोफेंग कहती है कि अब मैं फेंग्यू के साथ फाइनल्स कभी नहीं लड़ पाऊंगी। सुनहाओ उसको दिलासा देता है कि तुमने बेस्ट फाइट की, लेकिन कोई बात नहीं, तुम हार गई तो अब तुम जाओमी की वीक पॉइंट जान गई हो, इसीलिए अगली बार तुम प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देना। और अब अगला मैच होगा मिया और हुडी के बीच में। सुनहाओ मोबाइल पर मैच देख रहा होता है, तब उसे कल रात की बात याद आती है। दरअसल कल रात सुनहाओ के अटैक्स को हुडी ने खूब डिफेंड किया होता है और उसने कोई नई टेक्निक यूज करके सुनहाओ को मार गिराया था और इस बारे में वो मिया को अलर्ट करने तुरंत स्टेडियम पहुंच जाता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और दोनों बॉक्सर्स रिंग के अंदर आ चुके होते हैं। मिया हुडी से पूछती है कि बिना हेलमेट की मेरे साथ कोई बॉक्सिंग नहीं करता, तुम्हें अपना सर बचाना है तो हेलमेट पहन लो। ओह, तो तुम इतनी स्ट्रॉन्ग फाइटर हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड तो मैं ही तोड़ देता हूँ। अब ये कहकर दोनों फाइट करने लगते हैं। अब मिया उसको अटैक करना शुरू करती है। हुडी कुछ अजीब सी टेक्निक यूज करके डिफेंड करता रहता है। अब मिया कहती है कि तुम किसी छोटे कॉलेज से सिलेक्ट होकर यहाँ तक आ तो गए, लेकिन मुझे हराने के सपने मत देखना बेटा। ये कहकर वो फिर से अटैक करती है, लेकिन हुडी सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। यहाँ आंटी फेंग्यू को थैंक यू कहती है। वे कहती है कि तुम्हारे अंकल जी को ऐसी मौत नहीं आनी चाहिए थी। इस पर फेंग्यू पूछती है कि आप कहना क्या चाहती हैं? अंकल जी बॉक्सिंग रिंग में तो मरे थे ना? हाँ बेटी, लेकिन उनकी मौत के पीछे एक राज है। पता नहीं मुझको ये सब कुछ बताना चाहिए या फिर नहीं। आंटी, आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अंकल जी मेरे लिए सब कुछ थे, इसलिए प्लीज कुछ भी मत छुपाइए। अब आंटी अपनी बात बताती है, लेकिन फिलहाल हमें नहीं बताया जाता कि वो क्या कह रही है। फिर रिंग के अंदर दिखाते हैं तो हुडी फिर से अटैक करने लगता है। मिया डिफेंड करती रहती है, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग पंचेस के आगे मिया की एक नहीं चलती और उसके एक्शन को देखकर जाओमी के पापा कहते हैं कि ये माजिया जो नाम की टेक्निक यूज कर रहा है। अब हुडी मिया को लगातार अटैक करता है और फिर एक पंच करके फर्स्ट राउंड में नीचे गिरा देता है। अब ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये टेक्निक इसने कहां से सीखी होगी। तब सुनहाओ कहता है कि ये टेक्निक ज्यादातर सीक्रेट एजेंट्स यूज करते हैं और टूर्नामेंट में इस तरह की टेक्निक्स यूज करना मना होता है, इससे किसी की भी जान जा सकती। इसलिए कुछ स्मार्ट फाइटर्स इस टेक्निक को थोड़ा चेंज करके फाइट करते हैं और डिस्क्वालीफाई होने से बच जाते हैं। अब यहाँ रेफरीज डिस्कस करके डिसाइड करती हैं कि हुडी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा और दोनों बॉक्सर्स अगले राउंड के लिए तैयार होते हैं। मिया का बहुत ही बुरा हाल होता है और वो उठ भी नहीं पाती। शायद उसने हुडी को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। फिर भी वो उठकर फाइट करने लगती है, लेकिन इस राउंड में हुडी उसको ऐसा अटैक करता है कि मिया हवा में उड़कर धड़ करके नीचे गिरती है और इस तरह वो नॉकआउट हो जाती है।
और स्टूडेंट्स को तो विश्वास ही नहीं होता कि मिया हार गई है, लेकिन मैच के रूल्स के अनुसार हुडी को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। अब बयूनो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो हुडी को अटैक करने जाता है, लेकिन सभी उसको रोक लेते हैं। फिर वो मिया को हॉस्पिटल लेके जाता है। अब यहाँ आंटी न जाने क्या कहकर फेंग यू के कान भर रही है और आखिर में कहती है कि मैच से पहले तुम्हारा मूड खराब करने के लिए मुझको माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम्हारे अंकल जी के साथ यही हुआ था। मैच के लिए ऑल द बेस्ट, ये कहकर आंटी चली जाती है। अब फेंग यू एकदम उदास होकर बैठी हुई है। बाद में पता चलेगा कि आंटी ने क्या कहा और सच कहा या झूठ कहा, पता नहीं। अब आंटी बाहर आकर दादाजी को कॉल करके बताती है कि मैंने वही किया जो आपने कहा, अब आप भी वादे के मुताबिक मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दीजिए। दादाजी कहते हैं कि ठीक है डाल दूंगा। अब पता चलता है कि ये सब तो दादाजी का ही प्लान था। अब अगला मैच अनाउंस होता है और इसमें फेंग यू और उजी की टक्कर होती है। फेंग यू गुस्से में होती है और परेशान भी नजर आती है। अब सब सोचते हैं कि शायद मिया के हार जाने से वो परेशान है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सबको लगता है कि वो हारने वाली है, लेकिन फाइट के शुरू होते ही फेंग यू स्पिन किक मूवमेंट यूज करती है और सिर्फ 7 सेकंड में ओजी को नॉकआउट कर देती है। अब सब खुश हो जाते हैं कि ये है हमारी बॉक्सिंग क्वीन, लेकिन फेंग यू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। पर इस मैच को जीतकर वो फाइनल्स में पहुंच चुकी है। अब अगले सीन में मिंग टैन और फेंग यू कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। मिंग टैन उससे बहुत कुछ कह रहा होता है, लेकिन लगता है उसका ध्यान कहीं और ही है। वो बिना रिएक्शन के चली जाती है और अब दिखाते हैं कि आंटी ने फेंग यू से क्या कहा था। आंटी ने फेंग यू से कहा था कि मैच के एक दिन पहले तुम्हारे अंकल जी के अपोनेंट ने उन्हें धमकी दी थी कि तुम जानबूझकर मैच हार जाओ, मैं तुमको मुंह मांगी रकम दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे अंकल जी को तो तुम जानती हो, वो किसी भी हालत में हार मानने वाले नहीं थे। इसीलिए उनके अपोनेंट ने तुम्हारे अंकल जी को मारने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए थे और फिर अगले दिन रिंग के अंदर उस बॉक्सर ने तुम्हारे अंकल जी को उन्हीं जगहों पर अटैक किया जहां पर उनको चोट लगी थी और इस तरह उसने जानबूझकर तुम्हारे अंकल जी की जान ले ली। और ये सब सुनने के बाद उस समय फेंग यू बहुत ही उदास थी। अब आंटी की बातों पर विश्वास करके वो मिंग टैन से कहती है कि मैं अपने अंकल जी को नहीं भूल सकती, उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं पहले की तरह तुमसे बात कर पाऊंगी, इसलिए हम दोनों का अलग हो जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। मिंग टैन कहता है कि अब तक तो तुम ठीक थी, अब अचानक क्या हुआ? तुम जल्दी में फैसला मत करो, हम दोनों साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, लेकिन प्लीज अलग होने की बात मत करो। लेकिन फेंग यू रोती हुई कहती है कि प्लीज मुझसे बात मत करो और कभी मेरे पीछे मत आना, और ये कहकर वहां से भाग जाती है। अब मिंग टैन समझ ही नहीं पाता कि फेंग यू को अचानक क्या हो गया। अब यहाँ जाओमी और सुनहाओ जाओमी के पापा से मिलते हैं। जाओमी कहती है कि हुडी से जीतने के लिए मुझको डेथ स्ट्राइक सीखनी होगी, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं। अब जाओमी चिढ़कर कहती है कि आप मिंग टैन को सिखा सकते हैं, सुनहाओ को सिखा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को नहीं सिखा सकते। अरे आपने माँ को भी तो सिखाया था। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारी माँ को सिखाया था, लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुम्हें डेथ स्ट्राइक कभी नहीं सिखाऊंगा। मेरे मास्टर ने मुझको बताया था कि डेथ स्ट्राइक औरतों की सीखने की चीज नहीं है, इस टेक्निक से उनके शरीर को बहुत ही नुकसान होता है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और तुम्हारी माँ को सिखा दिया। हालांकि वही सीखना चाहती थी और पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद उस मूवमेंट की वजह से उसका शरीर और मन दोनों कमजोर होने लगा और आखिर में वो मुझको इस दुनिया में छोड़कर चली गई। इसीलिए मैं तुम्हें वो मूवमेंट कभी नहीं सिखाऊंगा, मैं तुमको नहीं खोना चाहता। और ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ मिया के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर कहते हैं कि 1 महीने बाद ही पट्टी खुलेगी। है 1 महीने बाद? लेकिन तब तक मैं अपने सारे काम कैसे करूंगी? अब बयूनो जवाब देता है कि मैं हूं ना सीनियर, मैं आपका सारा काम कर दूंगा और आपका अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। ये कहकर वो मिया को जूस लेकर देता है। तब मिया को याद आता है कि रिंग में जब वो नीचे गिरी थी तो बयूनो भाग कर आया था और वही उसे हॉस्पिटल आया था। अब उसे बयूनो के साथ अच्छा लगने लगता है। अब इतने में जाओमी और सुनहाओ वहां पर आते हैं। मिया चौंक जाती है कि क्या तुम दोनों में फिर से दोस्ती हो गई? नहीं मिया, हम दोनों अलग अलग ही थे। अब मिया जाओमी को बताती है कि हुडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगला मैच तुम्हारे और उसके बीच ही होने वाला है, इसलिए तुम सावधान रहो। हाँ यार, तुम एकदम ठीक कहती हो, उसने तुम जैसी स्ट्रॉन्ग फाइटर को मार दिया है तो मुझको तो बहुत ही डर लग रहा है। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझको बहुत ही बुरा लग रहा है। अब इतने में बयूनो कहता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने की बात तो है, फिर ये पट्टी खुल जाएगी। अब जाओमी कहती है कि अरे वो बात नहीं है यार, हुडी ने मिया को बहुत बुरी तरह से मार कर हराया है और अब तो वो सारे रोमियोज जो इसकी फाइट पर फिदा होते थे वो सब भाग जाएंगे। इस तरह वो मिया को चिढ़ाती है और एज यूजुअल उनका प्यारा सा झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दोनों शांत हो जाती हैं और जाओमी सुनहाओ के साथ बाहर आ जाती है। अब सुनहाओ को हंसते हुए देखकर जाओमी कहती है, इसमें हंसने की क्या बात है, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मिया का मूड ठीक करने के लिए ऐसा कह रही थी, लेकिन कल तुम्हारा और हुडी का फर्स्ट मैच होगा। हुडी बहुत ही स्ट्रांग है और उसे कई सारी नई टेक्निक्स भी आती हैं, इसलिए तुम बहुत सावधानी से उससे लड़ना।
अब इनकी बातों के बीच जाओमी को भूख लग जाती है। तब सुनाओ अपने बैग से एक एप्पल निकालकर उसको देता है। जाओमी भी उसको ले लेती है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लगता है कि इन दोनों के बीच का मन मुटाव खत्म हो गया है। लेकिन जाओमी कहती है मैं मुफ्त का नहीं खाती समझे, बदले में मैं तुमको कॉफी पिलाऊंगी। और यह कहकर वो सुनाओ को कॉफी शॉप लेके जाती है। अब रात हो जाती है और फेंग जोई परेशान होता है कि फेंग्यू अब तक घर नहीं लौटी। वो घबराकर जाओमी को कॉल करता है। जाओमी चौंक जाती है कि फेंग्यू घर नहीं आई। वो कहती है कि ठीक है घबराओ मत, मैं उसको ढूंढती हूँ और अगर वो घर आ जाए तो मुझको इन्फॉर्म कर देना। ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब दादाजी मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मैं तो इन बच्चों की भलाई की बात सोचता हूँ, ये दोनों मिंगटैन पर इतना तरस खा रहे हैं, लेकिन जब इन्हें असलियत का पता चलेगा तो ये दोनों उससे नफरत करने लगेंगे। अब जाओमी मिंगटैन के घर जाती है और फेंग्यू के बारे में पूछती है, पर मिंगटैन बताता है कि वो फिर मुझसे नाराज होकर चली गई। अब जाओमी कहती है कि लगता है तुमसे नाराज होना उसकी हॉबी बन गई है। मैच के पहले तो वो ठीक थी, जरूर बीच में कुछ हुआ होगा। वो यहाँ भी नहीं है और घर भी नहीं है, तो वो आखिरकार गई कहाँ? कल उसका फाइनल मैच भी है और फिर यहाँ पर इन दोनों की कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगली सुबह मैच की अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे पहले जाओमी और हुडी के बीच टक्कर होगी, लेकिन जाओमी यहाँ परेशान होती है क्योंकि अगला मैच फेंग्यू का होगा और वो गायब है। लेकिन सब जाओमी को समझाते हैं कि उसको हम ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने गेम पर ध्यान दो। यहाँ फेंग जोई फेंग्यू को ढूंढ रहा होता है और अचानक उसको एक जगह की याद आती है और वो तुरंत ड्राइवर को उस लोकेशन पर जाने को कहता है। अब रिंग के अंदर फाइट शुरू हो चुकी है। जाओमी बहुत ही गुस्से में है और वो हुडी को किसी तरह मार मार कर हराना चाहती है और इस इरादे से वो हुडी पर खूब अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन हुडी कोई टेक्निक यूज करके जाओमी को एकदम से उठा लेता है और उसको घुमा घुमा कर नीचे फेंक देता है। अब जाओमी उठ नहीं पाती और हुडी को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। अब सुनाओ भागा चला आता है, लेकिन जाओमी उसे फेंग्यू के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर वो मैच नहीं खेलेगी तो यह गधा विनर हो जाएगा। पर सुनाओ को जाओमी की फिक्र होने लगती है और वो उसे उठाकर ट्रीटमेंट के लिए लेके जाता है। तब मिस्टर वैंग अनाउंस करते हैं कि अगला मैच फेंग्यू और हुडी के बीच होगा, लेकिन फेंग्यू तो अभी तक यहाँ पर पहुंची नहीं। फेंग्यू अपने अंकल जी की कब्र के सामने बैठी होती है। उसके दिमाग में वही चल रहा होता है जो उसकी आंटी ने कहा था। अब इतने में फेंग जोई वहां पर पहुंचता है और बैकग्राउंड में टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट भी सुनाई देती है। उसमें बताते हैं कि थोड़ी देर में अगर फेंग्यू यहाँ नहीं आई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपने इस एपिसोड के सारे एक्शन सीक्वेंस बहुत ही एंजॉय किए होंगे, लेकिन कल के पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या फेंग्यू और हुडी का फाइनल मैच हुआ और क्या वो इस पावरफुल हुडी को हरा पाई। किसी भी हालत में कल का पार्ट मिस मत करना दोस्तों, सच में। और अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिए कभी भी। और इन सारी वीडियोस और इस सीरीज की वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।